देखिए, वैदिक शास्त्र में 3 प्रकार के ज्योतिषी विवेचन और फलित शास्त्र प्रसिद्ध हैं, जिनमें पाराशरी, जैमिनी और ताजिक प्रमुख हैं। पहले 2 प्रमुख रूप से जातक के जन्म कुंडली पर आधारित हैं, और जबकि ताजिक शास्त्र वर्ष कुंडली और प्रश्न कुंडली पर आधारित है। ताजिक शास्त्र में अधिकतर शब्दों का जो उपयोग किया गया है वो परेशियन और अरेबिक भाषा का उपयोग किया गया है। जैसा आप समझ रहे होंगे, जब मैं इसमें ताजिक में हम जितने भी चीज़ों को बोलेंगे तो आपको लगेगा जैसे उर्दू वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। ताजिक भी एक तरह से अरेबियन वर्ड है, तो इसमें जितने भी वर्ड यूज होंगे वो ज़्यादातर ऐसे ही अरेबियन भाषा के और उर्दू से मिले जुले वर्ड यूज होंगे। ताजिक का उद्गम जो है अरब और साउथ एशिया में माना गया है। अरबी भाषा में ताजिक का मतलब होता है तेज चलने वाला घोड़ा, और ताज का मतलब मुकुट होता है, अर्थात सूर्य के रथ में लगने वाले घोड़ों का मतलब ताजिक में लिया गया है। चूंकि ताजिक कुंडली जो है सूर्य पर आधारित होती है, और इस ताजिक का उपयोग उस समय मुगल कालीन सभ्यता में भरपूर उपयोग हुआ था। सर्वप्रथम जैसा माना जाता है कि इसका उपयोग उस समय जो पर्शियन और अरेबिक जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज में इसका बहुत उपयोग किया गया था, और इसका अपने शास्त्रों से ही मतलब जैसे अपना पाराशरी या जन्म कुंडली चंद्रमा पर ज्यादातर आधारित है, इसको उन्होंने सूर्य पर आधारित करके और एक नया शास्त्र डेवलप किया। बाद में इसका उपयोग वापस अपने यहाँ के शास्त्रों में ताजिक शास्त्र के रूप में किया गया, और इसमें जो वर्ड थे, जो इसमें कंटेंट थे, उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया, वो वही की वही वर्ड रखे गए, वही कंटेंट रखे गए। तो जैसा कि हम आज पढ़ते हैं, जब ताजिक शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड जितने भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कन्वर्ट किया गया हिंदी में और हमारी भाषा में, लेकिन जो वर्ड थे वो वैसे के वैसे एज इट इज यूज किए गए। और सर्वप्रथम अपने यहाँ ताजिक नीलकंठी महाराज ने सबसे ज्यादा इसके बारे में एक ग्रंथ लिखा, जिसे ताजिक नीलकंठी के नाम से हम जानते हैं, जो हमारी रेफरेंस बुक भी कहलाती है। देखा जाए तो ताजिक भाषा आज के समय में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की है। एक किताब जरासूत्र में 1500 बीसी में पर्शियन भाषा में लिखी गई थी। ताजिक ज्योतिष का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सूर्य को दिया था, और सूर्य ने ज्ञान यवनों को दिया। ये यवनों के द्वारा तजाकिस्तान में फैला, जो ताजिक शास्त्र कहलाया। 1544 एडी में नीलकंठ महाराज ने शास्त्र को पेरेशियन और अरेबिक भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया, और यही ग्रंथ ताजिक नीलकंठी के नाम से जाना जाता है। ताजिक नीलकंठी को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी ताजिक की, तो ताजिक क्या है, ताजिक का उपयोग हम कैसे करेंगे, इस बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो ताजिक नीलकंठी 3 भागों में विभाजित है। एक समझन तंत्र, नेमिंग सिस्टम एंड बेसिक नॉलेज। दूसरा है वर्ष तंत्र, मुंडन एस्ट्रोलॉजी एंड वर्षफल। और तीसरा है प्रश्न तंत्र, यानी कि होरारी सिस्टम। तो पुराने वैदिक शास्त्र में वैदिक ज्ञान को निगम और अवैदिक ज्ञान को अगम अथवा तंत्र कहा जाता था। पुराने हमारे वैदिक शास्त्र में जितना वैदिक ज्ञान था उसको निगम बोलते थे, और जो अवैदिक ज्ञान था उसको अगम अथवा तंत्र कहा जाता था। इसलिए ताजिक नीलकंठी में उपरोक्त शब्दों में तंत्र का उपयोग किया गया है। इसलिए ताजिक तंत्र एक प्राचीन विधा है, जो कि एक तांत्रिक विद्या भी है। अब ताजिक कुंडली और पारशी कुंडली में क्या क्या अंतर है। हमारे यहाँ जब आपका पेपर होगा P2 में, तो उसमें भी एक तरह का क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि ताजिक कुंडली और पारशील कुंडली में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, या क्यों ये विशेष रूप से ताजिक कुंडली को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो उसके कुछ स्वरूप जो मैं आपको बता रहा हूँ। ताजिक कुंडली एक प्रोगेस्ट कुंडली है। प्रोगेस्ट मतलब जो 1 वर्ष 1 माह और प्रश्न कुंडली के बारे में बताती है।
जबकि वैदिक कुंडली पूरे जीवन की कुंडली है। ये एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर है कि जो वैदिक कुंडली होती है हमारी, वो एक कुंडली पूरी के पूरे जीवन तक चलती है, जिसको हमने अगर पाराशरी सिद्धांत के आधार पर देखें तो लगभग जो दशाएं हैं विंशोधरी वगैरह, तो 120 साल तक की मानक रूप में तो मानी जाती है। तो अगर हम देखें, अगर किसी जातक की जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसका प्रभाव या उसके जो उपयोग है, उसका जो फलित है, वो कम से कम 120 वर्ष तक का मानक मान के किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो पहला डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही है कि ताजी कुंडली एक प्रोग्रेस्ड कुंडली है, जो 1 वर्ष 1 माह या प्रश्न कुंडली के आधार पर बताई जाती है, जबकि वैदिक कुंडली पूरे जीवन की कुंडली है। नंबर 2 डिफरेंस है कि ताजी कुंडली सूर्य पर आधारित होती है, जबकि पाराशरी कुंडली चंद्रमा पर आधारित होती है। सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस, ताजी कुंडली पूरी बनती है वो पूरी की पूरी सूर्य पर आधारित रहती है, और पाराशरी कुंडली में हम देखते हैं, चाहे हम अगर नक्षत्र की बात करें, चाहे जन्म नक्षत्र की बात करें, हम अगर राशि की बात करें, दशाओं की बात करें, तो इन सब में जो चंद्रमा का महत्व है, तो ये पूरी की पूरी चंद्रमा पर आधारित होती है। तीसरा डिफरेंस, ताजी कुंडली में सूर्य को प्रधानता दी गई है। सूर्य चूंकि सोलर सिस्टम का राजा है, सूर्य आत्मा का कारक है, तो जातक के जन्म के समय जो सूर्य की स्थिति होती है, वही स्थिति सूर्य की वर्ष कुंडली बनाते समय होती है। जिस वर्ष की वर्ष कुंडली जातक की बनाई जाती है, पाराशरी सिस्टम में जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के आधार पर जातक की राशि और विंशोत्तरी दशाएं आदि निर्धारित की जाती हैं। तो इसमें इस पॉइंट में यह बताया गया है कि सूर्य को इसमें क्यों महत्व दिया गया है, और वैदिक कुंडली में पाराशरी या सिस्टम में चंद्रमा को क्यों महत्व दिया गया है। तीसरा प्रमुख अंतर ग्रहों के बलाबल का है। ताजिक शास्त्र में ग्रहों का बल पंचवर्गीय बल के आधार पर देखा जाता है। जब हम पढ़ेंगे ताजिक शास्त्र में, तो हम 5 प्रकार के बल पढ़ेंगे, जिनको हम पंचवर्गीय बल बोलते हैं। ये पंचवर्गीय बलों के आधार पर ही आगे चल के वर्षेश का निर्धारण होता है। देखिए, जब वर्ष कुंडली बनाई जाती है तो एक वर्षेश बनता है, पंचवर्गीय बल के आधार पर एक वर्षेश का निर्धारण किया जाता है। वर्षेश मतलब वर्ष का राजा। जिस वर्ष कुंडली में जो वर्ष का राजा बनता है, उसके आधार पर भी फलित अलग से किया जाता है कि इस कुंडली में वर्षेश, मान लीजिए सूर्य है या चंद्रमा है या मंगल है, जो भी ग्रह बनता है, उस ग्रह के आधार पर उसका फलित किया जाता है। तो इसमें प्रमुख अंतर ग्रहों के बलाबल का है। ताजिक शास्त्र में ग्रहों का बल पंचवर्गीय बल के आधार पर देखा जाता है, और जबकि पाराशरी में ग्रहों का बल षट बल के आधार पर देखा जाता है। वैदिक कुंडली में और पाराशरी कुंडली में हम जब बल देखते हैं, तो हम षट बल का निर्धारण करते हैं, जिसके आधार पर ग्रहों का बल देखा जाता है। अगर आप मुख्य डिफरेंस, ताजिक शास्त्र में प्रमुख रूप से 3-4 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं, जबकि वैदिक कुंडली में लगभग 64 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं, जिनमें विंशोत्तरी प्रमुख है। ताजिक शास्त्र में जब हम दशाओं की बात करेंगे, तो इसमें 3 या 4 प्रकार की दशाएं हैं। मुद्दा विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, प्राण दशा। जिन दशाओं को कैसे निकालते हैं, ये भी हम सीखेंगे। इन दशाओं का क्या फल है। तो ताजिक शास्त्र में मुख्य प्रकार से ये 3 या 4 प्रकार की दशाएं हैं, जबकि वैदिक कुंडली में हम देखते हैं लगभग 64 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा सर्वमान्य रूप से विंशोत्तरी प्रमुख है। पाराशरी सिस्टम में और ताजिक शास्त्र में योगों में काफी अंतर है। ताजिक शास्त्र में योगों का बहुत उपयोग है, और इन योगों का उपयोग प्रश्न शास्त्र में भी भरपूर होता है। अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने पिछले जो एक हमारा प्रोग्राम था, जिसमें मैंने प्रश्न शास्त्र के ऊपर एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उस प्रेजेंटेशन में मैंने प्रश्न शास्त्र में अधिकतर ताजिक के योगों का उपयोग किया था, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा इत्शाल और इशराफ के नाम आए थे। तो ताजिक शास्त्र में वर्ष कुंडली में और साथ ही प्रश्न कुंडली में ताजिक शास्त्र के जो योग हैं, करीब करीब 16 प्रकार के योग है। इन योगों का महत्व बहुत ज्यादा है, इनका उपयोग बहुत होता है। तो इसलिए ताजिक शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें योगों के बारे में, योग कैसे बनते हैं और योग
योगों के क्या क्या प्रकार हैं, ये सब जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। और ताजिक शास्त्र में इन योगों का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है कि ग्रहों की दृष्टि पाराशरी और ताजिक में बिल्कुल अलग अलग है। इसका अंतर यही है कि इसमें जो ग्रहों की दृष्टि है, जिस प्रकार हम जानते हैं वैदिक में और पाराशरी कुंडली में जो 7 ग्रह हैं उनकी सबकी दृष्टि मुख्य रूप से एक तो समान रूप से 7वीं दृष्टि होती ही है। इसके अलावा बृहस्पति की और शनि की और मंगल की 2-2 दृष्टियां अलग अलग होती हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन ताजिक शास्त्र में बिल्कुल डिफरेंट है। 3 प्रकार की दृष्टियां हैं, मित्र, शत्रु और सम। तो मित्र दृष्टि अलग है, शत्रु दृष्टि अलग है और सम अलग है। तो ये दृष्टियां किस प्रकार से होती हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो एक मुख्य इसमें अंतर दोनों में, पाराशरी और ताजिक में दृष्टियों का है। दोनों की दृष्टियां बिल्कुल अलग अलग है। पाराशरी कुंडली और ताजिक कुंडली में एक सेतु या ब्रिज का काम करने वाला प्रमुख घटक मुंथा है। इसमें एक वर्ड आएगा जब हम ताजिक कुंडली बनाएंगे तब एक मुंथा आता है। मुंथा देखिए, मुंथा का बहुत महत्व है ताजिक में। और मुंथा मुख्य रूप से ताजिक में और पाराशरी में दोनों में ब्रिज का काम करता है। इसलिए जब अगर कोई कहता है कि नहीं ताजिक तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन देखा जाए तो मुंथा के आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं वो पाराशरी से ही आया है, ताजिक को पाराशरी से ही लिया गया है। क्यों? क्योंकि मुंथा इसमें जो एक महत्वपूर्ण घटक है, मुंथा वर्ष कुंडली में इसका काफी उपयोग है। मुंथा कुछ नहीं है, मुंथा क्या है, जिस समय जातक का जन्म होता है तो जातक के जन्म के समय जन्म लग्न में मुंथा माना जाता है। सर्वप्रथम वो उस वर्ष में लग्न में रहता है और एक एक वर्ष चल के वो एक एक भाव आगे बढ़ता जाता है। मान लीजिए दूसरे साल वो सेकंड उसमें आ जाता है, तीसरे में आ जाता है। इस तरह एक एक वर्ष वो आगे बढ़ता जाता है। तो मुंथा जब वर्ष कुंडली बनती है तब भी मुंथा कहाँ पर आया उस कुंडली में, उसका उस वर्ष में उस मुंथा का क्या फल है। क्योंकि देखिए जब मुंथा आता है तो मुंथेश भी बनता है। मुंथा के आधार पर मुंथेश का निर्णय होता है। मुंथेश यानी कि जिस तरह वर्ष का मालिक वर्षेश हुआ उसी प्रकार मुंथा का मालिक मुंथेश हुआ। मुंथा का मालिक मतलब मुंथा जिस घर में जाके बैठा है तो उस जिस नंबर में बैठा है उस नंबर का मालिक। मान लीजिए मुंथा 2 नंबर बैठा है तो राशि कौन सी हुई? वृष। वृष का मालिक है शुक्र, तो मुंथेश उसके लिए हो जाएगा शुक्र। तो उस मुंथेश का क्या फल है, शुक्र का क्या फल है, ये सब बिल्कुल अलग से प्रकार से बताया गया है। तो ताजिक शास्त्र में मुंथा का भी बहुत महत्व है। ये तो प्रमुख था ताजिक के बारे में, ताजिक का इतिहास, यह ताजिक क्या है, ताजिक में और पाराशरी में क्या क्या डिफरेंस है और इसका क्या महत्व है। अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी तक के चैप्टर में ताजिक के इतिहास और ताजिक शास्त्र में पाराशरी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए आप जरूर ये ध्यान रखिए, जब भी हम ताजिक पढ़ने आए या जिस दिन हमारा ताजिक का पीरियड होता है उस दिन थोड़ा सा पाराशरी को भूल के आइए। थोड़ा सा पाराशरी को दिमाग से आउट करिए। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग उसको उसमें मर्ज करने लगते हैं। जब दृष्टियों की बात चलेगी, ग्रहों के और भी दूसरी चीजों की बात चलेगी तो आदमी को दिमाग में वही पाराशरी आने लगता है और वो कहने लगते हैं कि अरे वो तो 7वीं दृष्टि पढ़ रही है, जबकि इसमें तो कोई 7वीं दृष्टि होती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा जब हम ताजिक पढ़ें तो पाराशरी को थोड़ा सा उस समय आउट करके आइए। पूरी तरह आउट मत कीजिए क्योंकि बनी वो उसी से ही है और उसका भी कई चीजों में उपयोग है। लेकिन थोड़ा सा पाराशरी को डिफरेंट मानिए। जब हम ताजिक पढ़ेंगे बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी उपयोगी चीज है। तो अभी के चैप्टर में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ।
सर लास्ट वाली स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। जी, ये डिफरेंस वाली ना, दिख रही है आप लोगों को? जी सर, थैंक यू। वो कंपनी ठीक है। जी सर, जी थोड़ा सा नीचे करना, गुरु जी थोड़ा सा नीचे। जी, ठीक गुरु जी। जी, अब देखिए ये नेक्स्ट वाला पेज दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरु जी दिख रहा है। हाँ देखिए, अब हम ताजिक में, हम शास्त्र में या ताजिक जो हमारा पेपर है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नंबर 1 पर तो वर्ष कुंडली बनाना। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि वर्ष कुंडली कैसे बनाते हैं। वर्ष कुंडली बनाने के लिए हमारे पास किन किन साधनों की आवश्यकता होगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आपने P1 में पढ़ा होगा तो P1 में आपने जन्म कुंडली बनाना सीखा होगा, तो जन्म कुंडली बनाने वाली पूरी प्रोसेस इसमें ही काम आएगी। केवल शुरुआत के 3 और 4 स्टेप आपको अलग से करना है। वो स्टेप करने के बाद जो पूरी प्रोसेस है T1 से लेके T4 वाली, T1 T2 T3 T4, वो चारों प्रोसेस हमको वही की वही सेम काम आएंगी वर्ष कुंडली बनाने में। तो जहां तक पेपर की बात है, आप लोग तो भाग्यशाली हो कि आपको पेपर नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट जनरल प्रमोशन में लाए। तो जहां तक पेपर की बात है, तो पेपर में आपको जो पहला प्रश्न आता है वो कुंडली बनाने का P1 में जिस तरह से आता है वैसा ही पहला प्रश्न इसमें वर्ष कुंडली बनाने का आता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैं बार बार कहूंगा कि आप कम से कम जब तक पेपर होते हैं तब तक 4-5 कुंडली आप बना के अपनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम पेपर में इस पहले प्रश्न में ही लगता है और सबसे ज्यादा पेज भी इसी पहले वाले में लगते हैं। कम से कम 3 पेज में वो पहला प्रश्न होता है जिसमें वर्ष कुंडली और गृह स्पष्ट तक हमको करना पड़ते हैं। तो इसलिए करते रहिए। तो देखिए वर्ष कुंडली बनाने में हमारे पास निम्न साधनों की आवश्यकता होगी। जन्म कुंडली या जातक का जन्म दिनांक, समय, स्थान और वार। वर्ष कुंडली जिसकी बनानी है, या तो उसकी हमारे पास कुंडली हो, कुंडली में नहीं है तो केवल जन्म दिनांक हो, समय हो, स्थान हो और वार हो। ये 4 चीजों की आवश्यकता है हमारे पास। वर्ष कुंडली बनाते समय जब ये 4 चीजें हमको मिल जाएंगी तो एक गताब्द निकालना पड़ेगा। गताब्द का मतलब होता है गत प्लस आब्द। गत माने बीता हुआ और आब्द माने होता है वर्ष। तो गताब्द का अर्थ होता है बीता हुआ वर्ष। तो देखिए जब हम कुंडली बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली अभी जनवरी का किसी का जन्म है, मान लीजिए 5 जनवरी और 1990 का किसी का जन्म है, तो मैं जब उसकी वर्ष कुंडली बनाऊंगा तो उसकी कुंडली 5 जनवरी 2021 से बनेगी। और तो अगर मैं 20-21 की बनाऊंगा, 21 में बनाऊंगा, और कब तक वो काम करेगी? 5 जनवरी 2022 तक, 4 जनवरी 2022 तक उसकी कुंडली काम करेगी, 4 जनवरी 2022 तक। तो जैसे वित्तीय वर्ष होता है उसी प्रकार से ये कुंडली हम 20-21 की और 21-22 की या 19-20 की, जिस तरह की कुंडली जिसको जिस वर्ष की आवश्यकता हो उसके आधार पर इसकी कुंडली बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक गताब्द निकालते हैं जिसको बोलते हैं बीता हुआ वर्ष, लेफ्ट ईयर। जब ये लेफ्ट ईयर निकाल लेते हैं
लेफ्ट हैंड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। कि जैसे मान लीजिए किसी का 90 का जन्म है और हमें गताब निकालना है और 2021 में हम उसकी कुंडली बना रहे हैं, तो 2021 में से हम 1990 घटा देंगे, तो जो आएगा वो उसका हो जाएगा गताब्द। इसके बाद निकाला जाएगा ध्रुवांक। गताब्द मैं अभी आपको बता रहा था, वर्ष कुंडली बनाने में हमको 3-4 स्टेप करना पड़ती हैं। यही 3-4 स्टेप हैं जो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले गताब्द, अभी तो आप केवल समझ लीजिए इंट्रोडक्शन, बाकी मैं आपको बोर्ड जब कराऊंगा तो बोर्ड पे समझाऊंगा। इसके बाद ध्रुवांक निकाला जाएगा और ध्रुवांक हमको किताब में दिए गए चार्ट से निकालना होगा। वर्ष कुंडली की जो किताब है, ताजिक वाली की किताब है, उसमें शुरू में एक चार्ट दिया है। उस चार्ट के आधार पर हर वर्ष के उसमें ध्रुवांक लिखे हुए हैं, तो उस ध्रुवांक से हम उस चार्ट से हम उसको ध्रुवांक को निकाल लेंगे जिस वर्ष का होगा। जब ध्रुवांक निकल आएगा तो ध्रुवांक को जोड़ने के बाद एक नया दिनांक और नया वार ज्ञात होगा। जो ध्रुवांक आएगा उसको हम उसमें जन्म दिनांक में जोड़ेंगे और उसके बाद हमको एक नई दिनांक और एक नया वार ज्ञात होगा। उसके आधार पर हम वर्ष कुंडली बनाएंगे। ये एक प्रोसेस होगी जब वर्ष कुंडली बनाएंगे। तो एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें हम गताब्द और ध्रुवांक निकालेंगे और उसके बाद एक नया दिनांक नया वार आएगा, उसके आधार पर फिर कुंडली बनाएंगे। अब थोड़ा सा ताजिक में ग्रहों के लिंग, जैसे पाराशरी में कौन से पुरुष ग्रह हैं, कौन से स्त्री ग्रह हैं, और तीसरा एक और होता है पाराशरी में जिसे हम नपुंसक बोलते हैं। तो 3 तरह के जेंडर हैं वैदिक में या पाराशरी में, जबकि ताजिक में 2 ही जेंडर हैं, केवल पुरुष और स्त्री। तो पुरुष ग्रह में सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं, और स्त्री जय गणपति। क्लास रिकॉर्डिंग पर डाली है? हाँ डाल दी महाराज। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो चल रही है, चल रही है। ठीक ठीक। तो देखिए पुरुष ग्रहों में ताजिक में मुख्य रूप से सूर्य, मंगल और बृहस्पति हैं, और जबकि स्त्री ग्रहों में शुक्र, चंद्रमा, बुध और शनि हैं। ताजिक में कोई भी नपुंसक ग्रह नहीं होता। तो एक डिफरेंस पाराशरी में और वैदिक में और ताजिक में ये मुख्य रूप से ये भी है कि पाराशरी वैदिक में नपुंसक ग्रह होता है जेंडर के हिसाब से, लेकिन ताजिक में कोई नपुंसक नहीं होता, पुरुष और स्त्री ग्रह हैं केवल। पुरुष ग्रह दिवाबली और स्त्री ग्रह रात्रि बली होते हैं। ठीक है। ताजिक में हर्ष बल और पंचवर्गीय बल को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें पंचवर्गीय बल रहता है, जिस तरह से वैदिक में हम षटबल पढ़ते हैं, ताजिक में मुख्य रूप से पंचवर्गीय बल का महत्व है। और एक हर्ष बल अलग है, 5 प्रकार के बल अलग हैं और हर्ष बल अलग है। जो हर्ष बल है वो ग्रहों का 4 प्रकार की अवस्था से इसका निर्धारण किया जाता है, जैसे स्थान बल, उच्च स्वक्षेत्री बल, स्त्री पुरुष बल और दिवारात्रि बल। कुल हर्ष बल का मान इसमें 20 इकाई होता है और प्रत्येक बल का 5 इकाई होता है। तो इस तरह से 4 बल हैं तो 5 चौक 20, टोटल इकाई हो गई 20। तो कैसे निकालेंगे, मैं तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको बता रहा हूँ कि ताजिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिससे कि आप जब पढ़ें तब आपको कुछ अजीब सा नहीं लगे कि अरे ये कौन सी चीज आ गई। तो जहां तक बल की बात है, इसमें एक हर्ष बल है। हर्ष बल के आधार पर ग्रहों का बल देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ग्रह जिसका हर्ष बल ज्यादा है, इसका मतलब वो हर्षित है। हर्षित को ही आधार पर हर्ष बल का निर्धारण किया गया है। यानी जब ग्रह हर्षित होते हैं या प्रसन्न होते हैं तो उसके आधार पर उनका बल का निर्धारण हर्ष बल का होता है। तो हर्ष बल जिसका ज्यादा होगा वो बल आपकी उस कुंडली में, वर्ष कुंडली में उतना ही हर्षित होगा या मजबूत होगा। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के बल हैं वो है पंचवर्गीय बल।
पंचवर्गीय यानी कि 5 प्रकार के बल। तो ताजिक में जो 5 प्रकार के मुख्य बल बताए गए हैं वो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो कितने कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्षेत्र बल। देखिए जिस तरह से इसका नाम है क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया। तो ग्रहों में वर्ष कुंडली की स्थिति, वर्ष कुंडली में ग्रहों की स्थिति कि वो स्वग्रही है, मित्र में है, सम है, शत्रु है, इसके आधार पर यह बल निकाला जाता है। यह कुल 30 विश्वा का होता है। देखिए इसमें पैरामीटर है, जो इकाई है वो विश्वा कहलाती है। जिस तरह से हम लेंथ की इकाई को मीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, है ना, और उसी प्रकार से यहाँ पर बल की इकाई को हम विश्वा बोलते हैं। तो जो इसका क्षेत्र बल है, इसका टोटल जो मार्क्स हैं वो उन्होंने टोटल 30 बताए हैं। अब 30 में से किस ग्रह को कितने मिलते हैं वो जब हम काउंट करेंगे, निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, तब पता पड़ेगा कि क्षेत्रबल में इस ग्रह को कितने प्राप्त हुए आउट ऑफ 30। तो क्षेत्रबल में इसको कुल 30 विश्वा का होता है। दूसरा बल जो हम पढ़ेंगे वो आएगा हद्दा बल। जिस तरह से इसका नाम है हद्दा माने हद, तो ग्रह कुंडली में किसकी हद्दा में है या किसकी हद में है, यह देखने के लिए हद्दा चक्र और ग्रहों की मित्रता शत्रुता के आधार पर बल निकाला जाता है। जब बल निकालेंगे तो एक तो इसमें हद्दा चक्र होता है और ग्रहों की मित्रता शत्रुता। देखिए ग्रहों की मित्रता शत्रुता तो हर बल निकालने में काम आएगी, उसके आधार पर और हद्दा चक्र दोनों को कंबाइंड करके फिर हद्दा बल निकलेगा। यह कुल 15 विश्वा का होता है। जिस तरह से क्षेत्र बल 30 का होता है उसी प्रकार से हद्दा बल कुल 15 विश्वा का होता है। तीसरा आता है दृष्काण बल। ग्रह किसके दृष्काण में है और फिर उसकी मित्रता शत्रुता के आधार पर बल निकाला जाता है। पहले हम देखेंगे किसकी दृष्काण में है और फिर इसकी मित्रता शत्रुता के आधार पर दोनों कंबाइन करके फिर निकालेंगे, बल का निर्धारण करेंगे, वो बल दृष्काण बल कहलाएगा। यह कुल 10 विश्वा का होता है। चौथा आता है नवांश बल। बल निकालने के लिए हमें पाराशरी की तरह ही, जिस तरह उसमें नवांश चक्र बनता है वही नवांश चक्र बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के आधार पर नवांश बल निकाला जाएगा। यह कुल 5 विश्वा का होता है। अंतिम और 5वां बल है जिसे हम देखेंगे वो है उच्च बल। जैसा इसका नाम है, नाम के आधार पर ही ग्रहों के उच्च और नीचांश के आधार पर उच्च बल निकाला जाता है। यह कुल 20 विश्वा का होता है। तो देखिए हर बल के अलग अलग टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, मानक दिए हुए हैं। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो कुल पंचवर्गीय बल निकल के आता है, वो होता है 80 का, यानी टोटल 80। जब टोटल पंचवर्गीय बल का निर्धारण करेंगे तो 80 में से कितने प्राप्त हुए, तो 80 में से ये 5 हैं, इन 5 का जब टोटल आएगा और फिर 80 में से निकाल के फिर हम इसका उपयोग आगे चल के वर्षेश निकालने में, वर्षेश का निर्धारण करने में करते हैं। पंचवर्गीय बल के आधार पर बल की स्थिति, ग्रह की स्थिति भी देख लेते हैं कौन ज्यादा बली है, और जब वर्षेश निकालते हैं कि इस कुंडली का वर्षेश कौन है, इसका उपयोग पंचवर्गीय बल से ही किया जाता है। तो इस पंचवर्गीय बल का उपयोग वर्ष कुंडली में ग्रहों की शक्ति जानने में तथा वर्षेश ज्ञात करने में होता है। जैसा कि हमने देखा कि पंचवर्गीय बलों में सबसे ज्यादा उपयोग ग्रहों की मित्रता शत्रुता का बताया गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा जब बल निकालेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि मित्रता शत्रुता किसकी किससे मित्रता है, किसकी किससे शत्रुता है, उसको देखने के बाद ही बल का निर्धारण कर पाते हैं। तो ग्रहों की मित्रता शत्रुता किस प्रकार की है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। ताजिक में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये आपस में परस्पर मित्र हैं। मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा पाराशरी को भूल जाना इस समय जब आप ताजिक की क्लास ले रहे हो। सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति परस्पर मित्र हैं। शनि, शुक्र, बुध
और राहु, ये परस्पर मित्र हैं। मतलब ऊपर वाली एक लाइन अलग है, सेकंड वाली लाइन एक अलग है। अब जो ग्रह एक में है वो दो के, और जो दो में है वो एक के परस्पर शत्रु हैं। ऊपर वाले आपस में मित्र हैं, शनि शुक्र जो सेकंड लाइन है वो आपस में मित्र हैं। लेकिन जब बात आएगी एक से लेके दो वाले और दो से एक वाले, तो वो परस्पर शत्रु हो जाएंगे। अर्थात जब हम सूर्य की शुक्र से देखेंगे मित्रता शत्रुता, तो वो शत्रु हो जाएंगे, और जब सूर्य की चंद्रमा से देखेंगे तो वो मित्र हो जाएगा। तो ये तो इनकी ग्रहों की आपस की परस्पर मित्रता शत्रुता थी। अब दृष्टि, ताजिक में जब दृष्टियों की बात करते हैं तो ताजिक में दृष्टियां राशि और उसमें स्थित ग्रहों की होती है। जैसा मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि 3 प्रकार की दृष्टियां हैं ताजिक में, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि और सम दृष्टि। मित्र दृष्टि क्या है? इसमें ग्रह की एक दूसरे से 3, 5, 9, 11 की स्थिति मित्र दृष्टि कहलाती है। यानी कि कोई ग्रह जिस स्थान से बैठा है उस स्थान से तीसरे स्थान पर जो ग्रह बैठा है, यह 5वें पे बैठा है, 9वें पे बैठा है, 11वें पे बैठा है, 3, 5, 9, 11 इन स्थानों पर जो भी ग्रह बैठा है उसकी उससे मित्र दृष्टि होगी। इसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेशन किया गया है कि 5, 9 इसकी स्पष्ट दृष्टि है और 3, 11 इसकी छुपी हुई दृष्टि है। मतलब अगर जब दृष्टि की बात करेंगे तो अच्छी दृष्टि, थोड़ी अच्छी हम किसको बोलेंगे? वो बोलेंगे 5, 9 को, क्योंकि वो पूरी स्पष्ट है। और जो 3, 11 है वो हिडन है या छुपी हुई है, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। इसी प्रकार से दूसरी दृष्टि शत्रु दृष्टि है। ग्रह की एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 जो केंद्र वाली होती है पाराशरी में याद करने के तौर पर, तो 1, 4, 7, 10 वाली दृष्टि इसमें शत्रु दृष्टि है। यानी कि कोई ग्रह अगर अपने स्थान से 1 या चौथे या 7वें या 10वें स्थान पर जो ग्रह बैठे हैं उन पर दृष्टि डालेगा तो वो शत्रु दृष्टि होगी। इसमें से भी अगर पहली और 7वीं है वो स्पष्ट शत्रु दृष्टि है, और जो चौथी और 10वीं है वो गुप्त शत्रु दृष्टि है। तीसरी है सम दृष्टि। तो जो बचे हुए भाव हैं 2, 6, 8, 12, अगर हम इसको सम ही बोले, इवन बोले, तो 2, 6, 8, 12 में भाव में बैठे ग्रहों की दृष्टि हम लेते नहीं है, क्योंकि अगर ले लेंगे तो फिर दृष्टियों में अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सम की दृष्टि को हम छोड़ देते हैं। तो 2 प्रकार की मुख्य दृष्टियां मानी गई हैं, मित्र और शत्रु, जिनमें 3, 5, 9, 11 मित्र दृष्टि है और 1, 4, 7, 10 इसमें शत्रु दृष्टि है। जैसे एक कुंडली बनी हुई है सामने, अगर मैं सूर्य की यहाँ पर आपसे चंद्रमा पर दृष्टि का बोलूं तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य के साथ अगर चंद्रमा का देखेंगे मित्रता शत्रुता दृष्टि, और क्योंकि मित्रता शत्रुता भी दृष्टि के आधार पर ही देखी जाएगी, तो जब मित्रता शत्रुता देखेंगे दृष्टि के आधार पर तो सूर्य से चंद्रमा वहीं बैठा हुआ है, माने 1 नंबर में, तो सूर्य से चंद्रमा क्या हो गया? मित्र हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं सूर्य से शुक्र देखूं तो देखिए सूर्य से शुक्र तो 1, 2, 3, 4, 5, सूर्य से शुक्र 5वें नंबर पे बैठा है, 3, 5, 9, 11 यानी ये भी मित्र हो गया। और चंद्रमा चूंकि 1 नंबर पे बैठा है तो शत्रु हो गया, क्योंकि 1, 4, 7, 10 शत्रु बताया था, 3, 5, 9, 11 मित्र बताया था, तो सूर्य से चंद्रमा शत्रु हो गया और शुक्र यहाँ मित्र हो गया। बुध का बैठा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया सम, तो सम को हम दृष्टि में लेते नहीं है, तो बुद्ध की यहाँ पर इसमें कोई दृष्टि नहीं देखी जाएगी। तो इस प्रकार से दृष्टियां किस तरह से देखते हैं, और मित्रता शत्रुता भी जब हम देखेंगे क्योंकि सबसे पहले मित्रता शत्रुता देखेंगे तभी पूरे के पूरे पंचवर्गीय बल निकालना
उसमें पूरा उपयोग होता है मित्रता शत्रुता का। तो सबसे पहले हमको समझ में ये आना चाहिए कि किसी ग्रह की किस ग्रह से कैसी मित्रता है, क्या शत्रुता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो हम आगे, क्योंकि ताजिक में जब योग की भी बात करेंगे तो इन चीजों का बहुत उपयोग होगा। तो आप लोगों को अभी तक इसमें भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये बेस है। आज तो इंट्रोडक्शन है, जब हम सब दोबारा करेंगे, जब हम कुंडली बनाएंगे तो कुंडली का जब बल निकालेंगे तब ये सब सारी चीजें आएंगी, मित्रता शत्रुता निकालेंगे। तो ये सब चीजें तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आएगा। लेकिन बेस क्या है, ताजिक क्या है, ताजिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ताजिक का क्या उपयोग है, ये सारी चीजें जब तक अपने को कंसेप्ट इसके क्लियर नहीं होंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसके अलावा जब ताजिक में इसकी बात करते हैं योगों की, तो इसके बाद जब हम पंचवर्गीय बल निकालने के बाद फिर योगों के बारे में पढ़ेंगे। ये 16 प्रकार के योग हैं। योगों के बाद फिर दशाएं पढ़ेंगे, 3-4 प्रकार की दशाएं हैं। और दशा के बाद ताजिक में एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम सेम बोलते हैं, तो सेम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर 2 चक्र हैं। इस तरह से ताजिक का पूरा सिलेबस यही है, वर्ष कुंडली बनाना, वर्ष कुंडली के बाद फिर पंचवर्गीय बल निकालना, पंचवर्गीय बल निकालने के बाद दशाओं के बारे में, दशाओं के बाद फिर योग के बारे में, 16 प्रकार के योग, और योग पढ़ने के बाद फिर हम सेम के बारे में, और 2 इसमें चक्र और आते हैं, त्रिपता का चक्र वगैरह। बस इसके बाद पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है। तो आज अगर ताजिक के कंसेप्ट में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से बार बार पूछ सकते हैं। क्योंकि चुप रहने से ये समझ में आता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब क्लास आगे होती है तो फिर हम पिछला भूल जाते हैं, तब फिर कहते हैं कि अरे वो तो समझ में नहीं आया क्या था। गुरुजी, अगर पराशर की पत्रिका देख के हमको कुछ और संकेत मिल रहा है और ताजिक में हमको कुछ और संकेत मिल रहा है, अगर महादशा अंतरदशा देखकर कुछ और संकेत मिल रहा है और वर्षफल देखकर कुछ और संकेत मिल रहा है, तो हम किसको प्राथमिकता देंगे और कैसे फिर निष्कर्ष निकालेंगे? देखिए ऐसा है, ये जैसा तो आप अभी आपने अभी तक तो इतना तो पढ़ ही लिया होगा, ये सीख लिया होगा कि ये एक जो है ना ब्रांचेस हैं अलग अलग फलित करने की। जिस टूल का हम उपयोग करें, जो टूल हमें अच्छा लगता है। देखिए जहां तक ताजिक की बात है, मैंने पहले ही बताया, ताजिक सबसे ज्यादा कब उपयोग में आएगा, जब किसी की कुंडली या तो सही नहीं है या कोई व्यक्ति केवल उस वर्ष के बारे में ही ज्यादा जानना चाहता है कि मुझे तो आप वर्ष के बारे में बता दीजिए कि मेरा साल कैसे बीतेगा। तो जब वर्ष की हम बात करते हैं तो उसके लिए वर्ष कुंडली बहुत उपयोगी है और ताजिक के योग उसमें ज्यादा काम आते हैं। और जो दशाएं हैं, वो दशाएं चूंकि सूक्ष्म दशाएं हैं, वो 1 वर्ष तक की काम कर रही हैं, तो वो फलित में ज्यादा अच्छी बताई जा सकती हैं। दूसरी बात, इसका प्रश्न कुंडली में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो प्रश्न कुंडली में, और तीसरी, जब जिस समय मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली सही नहीं है या उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं मालूम, टाइम सही नहीं मालूम, तो उस समय हम उसकी कुंडली या तो प्रश्न कुंडली बना सकते हैं या वर्ष कुंडली बना सकते हैं या मास कुंडली बना सकते हैं। तो उसके आधार पर फलित कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उसका फलित पाराशरी से देख के कर रहे हैं या वर्ष कुंडली से। आपकी महारत जिसमें हो जाए उसके आधार पर बता जा सकते हैं। तो फलित देखिए दोनों का एक सही रहेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कई चीजें उसी से ही ली गई हैं, तो इसलिए फलित में तो कोई अंतर नहीं आएगा। बताने का तरीका जरूर डिफरेंट हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाव के संबंध में ही प्रश्न पूछ, मान लीजिए दशम भाव से संबंधित है, अपने व्यापार या रोजगार या नौकरी से संबंध में प्रश्न है। जब मैं पाराशरी कुंडली अगर देखूंगा तो मैं उसके दशम भाव पर ज्यादा ध्यान दूंगा, दशमेश पर ध्यान दूंगा,
और उसकी जो विंशोत्तरी दशा वगैरह चल रही है उसको देख के बता सकूंगा। लेकिन अगर मैं उसी समय अगर उसकी वर्ष कुंडली देखता हूं या जिस समय उसने प्रश्न किया उसकी प्रश्न कुंडली देखता हूं, तो मैं उस समय उसमें चलने वाले उसी समय लगने वाले इत्शाल योग या इशाक योग को भी देखूंगा। उससे उसकी वर्तमान स्थिति और काम होने वाला है या नहीं होने वाला, आने वाले समय में, तुरंत होने वाले समय में उसका काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये स्थिति इन योगों से बहुत जल्दी पता पड़ जाती है। तो ये तो टूल है आपके ऊपर, आप इस टूल को किस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर तो ऐसा होता है जो सारे तरह के इलाज करता है, लेकिन जब उसको बीमारी समझ में नहीं आती फिर वो कहता है कि अरे आपके तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लग तो रहा है पेट में प्रॉब्लम है, आप या ऐसा करो जो स्टोमक के स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाओ। तो स्पेशली फिर वो भेज देता है पेट वाले के पास। तो सीखने में बताने वाला तो वो डॉक्टर भी बता सकता था, लेकिन हो सकता है वो चीज उसकी चीज में पकड़ में नहीं आ रही। तो उसी तरह ये टूल है, इन टूल का हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जी सर, थैंक यू। और कोई? सर मैं अलग से क्वेश्चन क्या, वो एक सहम का क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ आपने दिया तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस ग्रुप में आंसर दूंगा तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर। वो मेरे पास है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं आपको उसी पर ही व्हाट्सएप पे आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है सर, ओके। तो और किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, क्योंकि अगली क्लास में अब हम इसकी शुरुआत ही करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी कि ताजिक क्या होता है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, और अगली क्लास में अच्छा आप लोगों के पास जो एफएमआरईज है वो कौन से ईयर की है, कोई बताएगा प्लीज? 2020 की? हाँ 20-21 है ना, 20-21 का मतलब मैं कुंडली अगर बनाऊंगा तो मैं 20-21 की ही बना के आपको उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा, जिससे कि आपके सामने भी एफएमआरईज रहे। तो इसलिए अगली क्लास में आप लोग एफएमआरईज और पंचांग ये अपने नहीं साथ लेके गुरुजी के पास आ गए होंगे, ले लेंगे हम लोग। क्या चीज? वो आ गए ना पंचांग वगैरह। नहीं पंचांग तो पिछले 20 का तो होगा ना, आपकी एफएमआरईज तो होगी ना। नहीं अब वो तो है, नए भी आ गए होंगे तो फिर ले आएंगे नए कोर्स के पास। हाँ नए की अभी आवश्यकता नहीं है, मैं तो अभी 20 का ही कराऊंगा आपको। जी जी है ना, 20 के हिसाब से ही कराऊंगा, जो आपने P1 में भी किया होगा वही 20 के आधार पर वर्ष कुंडली बनाना सीखेंगे, जिससे कि आपके पास जो बेस डाटा हो कम से कम उससे बनाना आए कि कैसे बना रहे हैं हम। जी गुरुजी। है ना, तो अगली क्लास जब होगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, तो उस क्लास में आप इन चीजों को लेके बैठिएगा। वो मैं क्लास अपने बोर्ड पर कराऊंगा, जिससे कि कुंडली हम किस तरह पूरा कुंडली का बनाना। उसके बाद क्योंकि इसमें इस वाले पेपर में मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है, 80% मैथमेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल तो बहुत कम है, पूरा मैथमेटिकल ही है। कुंडली बनाना, पंचवरी बल निकालना सारा मैथमेटिकल है। तो इसलिए उसको हम बोर्ड पर ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उसको मैं स्लाइड से ही दिखाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं जब अगली क्लास में कराऊंगा तो आपको मैं बोर्ड पर ही पूरी कुंडली बनाना और पंचवरी बल निकालना या जो भी आगे की इसकी क्लासेस हैं वो सब बताऊंगा। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जितना हो सके उस टॉपिक को उस क्लास में बार बार पूछ लें और समझ लें। मैं 2 बार बता सकता हूँ, 3 बार बता सकता हूँ, जितनी बार आप पूछेंगे बता सकता हूँ, लेकिन बाद में फिर ये मजा नहीं आता कि जिस समय अपन पूछना है उस समय याद नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे निकाल दिया, ये आपने गताब्द निकाला तो कैसे निकाला। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा, आप लोगों ने किताब ले ली है क्या वर्ष कुंडली की? जी सर, वर्ष फल सर्वस्व ले लिए। ले ली है ना। एक ये नीली वाली किताब होगी, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को,
क्योंकि अगर वो होगी तो मैं उसी से पढ़ाऊंगा ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर अभी वहां से लेनी पड़ेगी ना सर, संस्थान से जाकर के पूरा फैक्ट। यही वाली किताब है ना? गुरुजी अभी जी सर यही बुक है, सर अभी यही हम लोग है ना? को लेनी है सर, यही है बुक। पूरा सेट लेना है सर अभी हम लोग। जिसके पास नहीं हो वो ले ले। जिसने अभी नहीं लिया वो कृपया ले लें इसको, जी है ना? क्योंकि वर्षभर हम इसी किताब से पढ़ाएंगे। वैसे तो इसकी किताबें बहुत है, एक किताब ये भी है बहुत अच्छी है ये, लेकिन अभी ये पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है। ये किताब भी बहुत अच्छी है इसकी। सर आप व्हाट्सएप पे उस पर डाल दीजिए कौन कौन सी बुक है, तो हम लोग इजीली देख के ले लेंगे सर। हाँ ठीक है, मैं तो आपको मैं इसमें मैं ताजिक और मेडिकल ही पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको दोनों की किताबें डाल दूंगा जो है। जी सर, थैंक यू सर। है ना? ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, सर्वबंधु करते हैं। किसी को कोई और कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो सर्वबंधु करता हूँ। प्रश्न जी थोड़ा पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी गुरुजी, फिलहाल मेरा एक प्रश्न है कि फलादेश करते समय ताजिक और इसको मिक्स करना पड़ेगा क्या, पाराशरी को, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा? नहीं, मैंने अभी, आपने किसने पूछा था, मैंने अभी बताया था। मैं यही बोल रहा था कि देखिए, ये तो अभी अपने को सब चीजें पढ़ना है, ये हमारी टूल्स हैं सारे, ये आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप किस टूल का कैसे उपयोग करते हैं, है ना? जी मिक्स करने की बात नहीं है। जो व्यक्ति जैसा आया, मैं वही मैं कह रहा हूं ना, कि अगर उसके पास उसका प्रश्न किस रूप का है। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल एक किसी चीज का ही प्रश्न पूछते हैं, तो अगर आपको सारी विधाएं आती हैं तो आप किस चीज से अच्छा आंसर दे सकते हैं, या जो आपको चीज अच्छी लगती है, जिसका आप उपयोग अच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ तो सब लिया, लेकिन आपको कुछ लगता है कि नहीं मुझे तो ताजिक से देने में आसानी लगती है, तो आप ताजिक से दीजिए। आपको लगता है नहीं मेरे तो पाराशरी ज्यादा समझ में आती है, तो पाराशरी से दीजिए। वो तो जिस टूल का उपयोग आप जिस समय उस स्थिति के आधार पर करें जो पूछने वाला है, है ना? जैसे मैं हूं, मुझे तो प्रश्न चाहता ताजिक में मजा आता है, तो मैं तो इसी टूल का उपयोग ज्यादा करता हूं, जबकि मैं पढ़ा मैंने सब है। तो ये अपने ऊपर निर्भर करेगा कि हम किस टूल का उपयोग किस समय कर रहे हैं, और मिक्स करके भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों का उपयोग मिक्स करके भी कर सकते हैं। कुछ चीजें पाराशरी से देख लीजिए। देखिए, जब हम जीवन की बात करते हैं, किसी की कुंडली के पूरे जीवन की बात करते हैं, तो पाराशरी बहुत अच्छी है। जब हम किसी शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, किसी एक विशेष प्रश्न की बात करते हैं, उस समय प्रश्नशास्त्र और ताजिक का काम ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी होने के नाते चीजें हमें सब आना चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि आप फील्ड में बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति आया जिसने कहा साहब मेरे पास तो जो है ना तो जन्म कुंडली है और ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरा समाधान कीजिए, मेरा प्रश्न ये है, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो प्रश्न कुंडली नहीं आती या मुझे ताजिक नहीं आती, आप तो कुंडली लेके आओ तो ही बता पाऊंगा। तो फिर बेकार है आपका बैठना। जी तो इसलिए अपने को आना सब चाहिए, किस चीज की और अपने इष्ट की किस पर कृपा हो जाए, किस चीज पर कृपा हो जाए, जो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आना अपने को सब चाहिए। ठीक है।